हाँ जीजी, अब तो आ ही जाओ। अब बस और कितना टाइम लगाओगी? शादी को 1 हफ्ता भी नहीं बचा है अब तो। हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी, जल्दी आना अब। और हाँ, रुचि ने वो भेज दिया था ना आपको, कैसे कैसे क्या क्या पहनना है। हाँ हाँ, हल्दी में पीली, मेहंदी में हरी, बारात में सभी लहंगे, मटकोर के टाइम पर सब चुनरी की साड़ी। नहीं तो क्या दीदी, अब हमारे समय में तो ये सब नहीं होता था, बच्चों के टाइम पर ही एंजॉय कर लो। मम्मा, मम्मा इधर सुनो ना। अच्छा ठीक है दीदी, रखते हैं। इधर मीरा जी फोन रखती है, फिर बड़ा ही जोर से रुचि के ऊपर नाराज होती है। क्या काम है? तुम लोग ना इतने दुष्ट हो, 5 मिनट के लिए फोन लेकर बैठी नहीं कि मम्मी मम्मी मिमियाने लगोगे, और वैसे पूरा दिन चिल्लाओ तो कान में डंडे लगाकर इधर उधर घूमते रहोगे, तब तो फुर्सत नहीं होती माँ से बात करने की। रुचि शांत खड़ी होकर गर्दन नीचे किए सारी बातें सुन रही थी। अब बोलो, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि माँ की आज्ञा के बिना पूरा नहीं हो पा रहा था? मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लिया ये दिन देखने के पहले? पता नहीं क्या होगा, अब तो सब मैंने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है। इस लड़की की अगले हफ्ते शादी होने को है और इसको खाने की थाली अभी भी मम्मी लगाए। अरे वहां तेरा ससुराल में क्या होगा बेटा? माँ की मुंह से ये बात सुनकर रुचि जोर जोर से रोने लगती है। मतलब आपने तो मुझे शादी के पहले ही पराया कर दिया माँ। वहाँ मैं सबको खिलाऊंगी, लेकिन मुझे कौन पूछेगा? मुझे तो वैसे भी ससुराल के नाम से डर लगता है। अरे तू भी ना पगली है मेरी लाडो रानी, आजकल तो लड़कियां शादी के नाम से उछलने लगती है, और एक तू है कि डर रही है। तेरे सास ससुर ननद सब बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी चिंता न कर, सब अच्छा ही होगा। रुचि की माँ ने सास ससुर ननद तो देख लिए थे, लेकिन यहाँ कोई और ही था जो शादी के बाद रुचि का खेल खराब करने वाला था। आइए देखते हैं कौन है वो। धीरे धीरे करते शादी का दिन नजदीक आ जाता है और रुचि मीणा फैमिली की बहू बनकर आ जाती है। बहू तूने हलवा तो बड़ा ही स्वाद बनाया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि नई नवेली बहू के हाथ का है, वरना कोई कभी जला देता है, कभी कोई कच्चा छोड़ देता है, लेकिन बहू ने तो एकदम ठीक बनाया है। हाँ बढ़िया बनाया मम्मी जी हलवा तो। रुचि बहू इधर तो आ। अरे भगवान, दादी मुझे क्यों बुला रही है? कहीं हलवे में कोई गलती तो नहीं होगी? जी दादी माँ आई। हाँ जी दादी माँ, क्या हुआ? हलवा ठीक नहीं बना क्या? अरे हलवा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत समय बाद ऐसा संतुलित हलवा खाया। हाँ माँ जी, मीठा भी एकदम परफेक्ट है। ला बहू अपने हाथ यहाँ ला। ले रुचि बहू, आज दादी ने वर्षों पर अपनी तिजोरी खोली है। चुप रहे तू, विनोद अब ससुर बन गया है, समझा कि नहीं? इतना सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये ले बहू, ये तेरे लिए कंगन मैंने बचा कर रखे थे, अब तो पोत बहू का मुंह देख लिया, अब तो बस जाने की तैयारी है। कैसी बात करिए माँ जी आप भी। अरे अभी आपको बहू के जापे भी करने हैं, उनको आगे कहानियां भी सुनानी है। ले बहू, ये मेरी तरफ से तुझे ये नेकलेस। थैंक यू सो मच दादी। थैंक यू मम्मी जी। अरे एक बार खोल कर देख तो ले कैसा है। आपने इतने प्यार से दिया है तो बढ़िया ही होगा मम्मी जी। हाय कितनी सीधी बहू है मेरी। आज के समय में तो बहू 50 नुक्स निकाल देती है। फिर शाम को रुचि के पापा का फोन आता है। हेलो बेटा, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ पापा, यहाँ सब बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ले अपनी माँ से बात कर। ये तो रो रो कर बेहाल हुई जा रही है, ना तो इसने सुबह से कुछ खाया है और ना ही सोई है। अरे पापा मेरी बात कराओ जरा मम्मी से, ऐसे तो वो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। तभी अशोक जी मीरा जी को फोन देते हैं। रुचि कैसी है तू मेरी बिटिया? मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि तेरे जाने के बाद मुझे इतना खालीपन लगेगा। माँ, सबसे पहले आप कुछ खाओ और यहाँ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। हाय मेरी रुचि, तूने जान में जान ला दी। तूने कुछ खाया कि नहीं? हाँ माँ, मैं सब खा रही हूँ। अब आप भी फटाफट से खाना खाओ और मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी। हाँ बेटा, मैंने तेरे पग फेरे की विदा निकलवाई है, बस 4 दिन बाद की है। तू और दामाद जी और साथ में अपनी ननद को भी लेकर आना। ठीक है माँ, मैं जरूर दीदी को भी बोल दूंगी। देखते ही देखते 3-4 दिन भी पंख लगाकर उड़ जाते हैं और रुचि अपने पग फेरे की विदा के लिए घर आती है। मम्मी देखो मैं आ गई। मीरा जी भी जाकर अपने कलेजे के टुकड़े को गले लगा लेती है।
आजा बेटा, यहाँ बैठ आराम से। दामाद जी कहाँ रह गए? वो बस आ ही रहे होंगे, गाड़ी लगा रहे थे। तभी रोमा और राहुल भी आ जाते हैं। आइए आइए आइए, बैठिए। मीरा जी ने बड़ी ही तैयारियां कर रखी थी। सारा खाना टेबल पर लगा देती हैं, सब अच्छे से खाना खाते हैं। इधर मीरा जी गर्मा गर्म फुलके बना रही थी तो उधर रुचि सबको परोस रही थी। हाय मेरी बेटी, 4 दिन में ही कितनी बड़ी हो गई रे, कितनी समझदार हो गई तू रुचि। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तू मेरी वही पुरानी वाली रुचि है। मम्मी, मैं इसे अपनी तारीफ समझू या बेइज्जती? सब खाना खाते हैं, फिर गप्पे मारने का दौर शुरू होता है। रुचि बेटा, इजाजत के लिए चाय बना कर ले आ। जी पापा, भी लाती हूँ। थोड़े से पकोड़े और हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ दामाद जी, क्यों नहीं। अरे नहीं मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए, आज आप आराम करिए, फिर तो आपको सब अकेले ही करना है। थोड़ी ही देर में रुचि सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर आती है। लीजिए जनाब, ये रहे गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। सब पकोड़े खाना शुरू करते हैं। रुचि बेटा, अच्छे पकोड़े बनाए तूने। हाँ ठीक ही है, लेकिन मेरी माँ के जैसे नहीं है। तारीफ तो तब हो जब उनकी तरह बनाकर दिखाओ। रुचि बनावटी गुस्सा होती है और फिर हंसने लगती है। राहुल की ये बात सुनकर सब रुचि की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बात आई गई हो जाती है। फिर रुचि लौटकर अपने ससुराल आ जाती है। रुचि बेटा, आओ बैठो। जी मम्मी जी, बताइए। अरे इतना मम्मी जी ना क्या कर, मैं भी तेरी मम्मी जैसी हूँ, बस मम्मी बोल दिया कर। बता अगर मैंने तुझे कभी सास वाला टोन दिया हो तो। हाँ? नहीं नहीं मम्मी, आप भी ना बहुत मजे लेती है मेरे। बस इतना सा ही तो सपना था मेरा कि मेरे घर में एक प्यारी सी बहू आए और मेरी बेटी बन जाए। तूने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। इस घर को तूने बहुत अच्छे से संभाल लिया है रुचि। तभी राहुल भी वहां आता है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है। रुचि प्लीज एक गिलास बढ़िया सी लस्सी बनाओ ना, मलाई मार के। जी हुकुम मेरे आका। रुचि थोड़ी देर में सबके लिए बढ़िया सी लस्सी बनाकर लाती है। क्या ही बढ़िया लस्सी बनाई है रुचि बहू ने। हाँ सच में मजा ही आ गया। जनाब आप भी बताइए कैसी बनी है। ठीक है। अब क्यों, आपको पसंद नहीं आई? ओके, मम्मी वाली बात नहीं है। मम्मी जैसे बनाकर दिखाओ कभी तो मजा है। चल पगले, ये भी कोई बात हुई क्या भला? कितनी बढ़िया बनाई है इसने। वहां बैठे सब लोग कुछ नहीं कहते और हंसकर बात खत्म हो जाती है। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगता है, लेकिन राहुल की वो आदत जिसके कारण अब रुचि परेशान रहने लगी थी, वो बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन, रुचि मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है कुछ दिनों से। अच्छा मम्मी, ऐसी बात है तो आज हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेते। अरे तू ऐसे टेंशन ना ले रुचि, कभी अचानक से उठता है फिर अपने आप बंद भी हो जाता है। मुझे लगता है एसिडिटी के कारण होगा शायद। कुछ भी हो मम्मी, लेकिन डॉक्टर को दिखाकर एक अल्ट्रासाउंड करा लेते ना और टेंशन फ्री हो जाते। शाम को ही रुचि और सावित्री दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलता है कि सावित्री जी को दर्द रुक रुक कर हो रहा था और उसका कारण था स्टोन। देखिए मम्मी, मैंने कहा था ना कि एक बार दिखा लेते। चलिए, अब दवाई दे दी है तो बस आज से खाना शुरू करते हैं। रुचि और सावित्री दोनों घर आते हैं। अरे कहाँ गए थे तुम दोनों सास बहू, बता के तो जाया करो कम से कम। अब सावित्री जी, मुझे आपको देखकर ये समझ में आ रहा है कि अब तो आपको अपनी पड़ोसन सहेलियों की याद भी नहीं आती है। चुप रहो, आप भी ना बहुत ज्यादा मजे लेते हैं। अरे वैसे भी मुझे ये कॉलोनी की चुगलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और अब तो मेरी बहू आ गई है तो उससे अच्छा दोस्त अब मुझे मिल भी नहीं सकता। क्या सही कहा ना रुचि? जी मम्मी, बिल्कुल सही। दोनों हाई फाइव करते हैं और हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। तभी घर में दस्तक होती है पड़ोसन राधा की। सावित्री, ओ सावित्री, कहाँ किस बिल में घुसी हुई हो? तभी ये आवाज विनोद जी के कानों में भी पहुंचती है। लीजिए सावित्री जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चुप रहो जी, आप भी ना कहीं सुन लिया तो फिर सोच लो आपकी खैर नहीं है। अरे नहीं, मुझे बचाओ भी इनसे। अरे जवाब नहीं दे रही हो सावित्री, आवाज लगाते हुए दरवाजे से हॉल तक आ गए। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। अरे अब तुमने तो बहू के आने के बाद ऐसे बॉयकॉट कर दिया कि तुम जानती तक नहीं हो। कॉलोनी में हर रोज कितने मसले निकलते हैं, उन्हें साथ में बैठकर हल करो, नहीं तो तुम तो घर में ही घुसी रहती हो बस। बहू कहाँ है? वो भी किसी और कमरे में घुसी होगी। तभी रुचि पानी, चाय और नाश्ता लेकर आती है और राधा जी के पैर छूती है। लीजिए आंटी जी। बहू तो बड़ी संस्कारी है तुम्हारी सावित्री। और हाँ, ये आंटी वंटी ना कहो, तुम तो चाची कहो, वही बढ़िया लगता है हमें तो। और सुनाओ कैसे है सब कॉलोनी में? सावित्री जी अपनी सहेली राधा के साथ बातों में व्यस्त हो जाती है। तभी उन्हें राहुल के कमरे से उसकी आवाज सुनाई देती है।
राहुल के कमरे में वो तेज आवाज में रुचि को कुछ कह रहा था। अरे तुमने ये मेरे कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं किए? रुचि, तुमसे कुछ भी काम टाइम पर नहीं होता, मुझे कल टूर के लिए जाना है। राहुल जी, मैं करने ही वाली थी, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि वो मैं मम्मी। क्या मम्मी मम्मी कर रही हो? अगर कुछ सीखना है ना तो मेरी माँ से सीखो। एक साथ सारे काम यूं ऐसे हैंडल करती थी, पता भी नहीं चलता था, और सारे काम टाइम पर होते थे। राहुल की आवाज बढ़ती जा रही थी। वो अब राधा जी के कानों में भी पहुंचने लगी थी, लेकिन सावित्री जी थी कि वो ऐसी दुविधा में थी कि न उठ पा रही थी, न ही उनके बैठने में मन लग रहा था। राधा जी अपने कान लगाकर राहुल और रुचि की बात सुनने की कोशिश करती है। लगता है बहू बेटे के बीच में अभी ज्यादा बनती नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। वो दोनों ऐसे ही हंस हंस कर जोर जोर से बात करते हैं। बड़ा ही सुरीला तरीका है दोनों का बात करने का। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हारा भी मन सा नहीं लग रहा है? सावित्री, तुम्हारा भी ध्यान उन्हीं की मीठी बातों में लगा है क्या? राधा के जाते ही सावित्री राहुल के कमरे की तरफ बढ़ती है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है मेरी माँ से। बात तो तब है जब मेरी माँ की तरफ बनकर दिखाओ। क्या हुआ राहुल, क्यों परेशान हो? अरे मम्मी, ये रुचि है, सुबह इसको कहकर गया था सारे कपड़े प्रेस करके रखना, लेकिन एक कपड़ा भी यहाँ से यहाँ हिला नहीं। अब बताओ क्या करूं मैं इसका? लेकिन तुमने पता किया वो ये काम क्यों नहीं कर पाई? मम्मी जी, रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। अब आओ मेरे साथ, मैं अभी कपड़े प्रेस कर देती हूँ। शाम के खाने की तैयारी कर लो, लेकिन उससे पहले आपको दवाई दे देती हूँ। रुचि और सावित्री अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। इधर राहुल भी अगले दिन सुबह अपने ऑफिस टूर के लिए निकल जाता है। रुचि सावित्री जी को फ्रूट्स की प्लेट देने उनके रूम में जाती है। रुचि, तुमने कुछ खाया कि नहीं, ये बताओ पहले। बस यूं ही पूरा दिन काम में लगी रहती हो। और हाँ, मैंने कल ही तुम्हारे पापा से रात में बात की थी। हम दोनों ने ये डिसीजन लिया है कि हम अभी कुछ दिनों के लिए घर में कुक रख लेते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो मैं अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हारे ऊपर बहुत लोड बढ़ रहा है। अरे नहीं मम्मी, मैं सब हैंडल कर लूंगी, आप खामखा कुक मत रखे। अरे रुचि बेटा, तू बहू है, हमारे घर की कोई काम वाली नहीं है जो पूरा दिन मशीन की तरह बस काम करती रहे। और अपने लिए भी वक्त निकाला कर, अच्छे से सज सवर कर रहा कर। देख तो सही, काम के कारण तेरा क्या हाल हो रखा है। मम्मी, आप बस जल्दी से अच्छी हो जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। फिर मैं आपके साथ खूब सारी शॉपिंग करने जाऊंगी। अरे पगली, मेरे साथ क्यों जाएगी? तू जाएगी अपने पति के साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं तो उनका प्रवचन वहां भी चालू हो जाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू खूब जोर शोर से हंसते हैं। 4-5 दिन बाद राहुल भी अपने बिजनेस टूर से वापस आ जाता है। आ गया बेटा, कैसा रहा तुम्हारा टूर? बस पापा, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बड़ी लीड मिली है इस बार। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। फटाफट से फ्रेश होकर आ जाओ, सब रेडी है। हमने तुम्हें इस 4-5 दिनों में खूब मिस किया। आओ, सब साथ में बैठकर खाएंगे। जी मम्मी। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर होते हैं। रुचि सबके लिए प्लेट्स लगाती है, तभी कुक को देखकर, मम्मी ये कौन है हमारे घर में? बेटा, ये हमारे कुक विमला आंटी है। अभी रुचि अकेले बहुत परेशान हो रही थी तो मैंने इनको लगा लिया है। खाना बड़ा ही स्वाद बनाती है। ये बात तो है। हाँ, मेरी कल शाम की खिचड़ी बड़ी स्वाद बनी थी। हाँ, और मेरा सैंडविच भी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रुचि, तुमने कैसे कुक के लिए हाँ कह दी? मैंने मना किया था, लेकिन कोई मना वना नहीं किया होगा तुमने, मैं सब जानता हूँ। रुचि, तुम्हें मेरी माँ से सीखना चाहिए। शी इज सुपर वुमन, कैसे सब मैनेज करती थी। मेरी माँ के जैसे बनकर दिखाओ तो मानूं। रुचि आंखों में आंसू लिए खाना बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। इतने दिन बाद घर आने के कारण विनोद जी भी राहुल को कुछ नहीं कहते। अरे सावित्री, ये चुप्पी ठीक नहीं है। क्यों अपने बसे बसाए घर में आग लगाना चाहती है? कुछ बोल बहू, उससे पहले कि देर हो जाए। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ माँ जी, लेकिन क्या करूँ, बेटा भी अपना है, बहू भी अपनी है। 1-2 बार राहुल को समझाना भी चाहा, लेकिन समझने की बजाय उसने गलत ले लिया। आप दोनों टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है, बस अब सही मौका मिलने दो। लेकिन विनोद जी को तो उम्मीद भी नहीं थी उन्हें इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। ठीक 2 दिन बाद, सुनो ना राहुल जी, आज संडे है और मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दोनों साथ चलकर राशन ले आए। क्या राशन और मैं? तुमने सोच भी कैसे लिया रुचि? चलिए ना, घर में काफी चीजें खत्म हो रही है, इसी बहाने हम साथ में शॉपिंग भी कराएंगे।
नो वे रुचि, सॉरी मैं नहीं जा सकता। अच्छा तो लाओ गाड़ी की चाबी दो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे भाई गाड़ी किस बात के लिए? मेरी माँ से सीखो कुछ, वो अकेले ही सारा राशन लेकर आती थी, वो भी पैदल। तभी विनोद जी आते हैं। बात तो तूने बेटा एक नंबर कही है। तेरी माँ ये करती थी, बहू को भी वैसा करना चाहिए। लेकिन कभी तूने ये सोचा कि तेरा बाप क्या कैसे करता था? अरे मैं साइकिल से जाता था, तू जाएगा क्या राहुल बेटा बता? राहुल बिना कुछ बोले सर नीचे झुकाए बैठा रहता है। अरे बेटा तब हमारे दिन इतने अच्छे नहीं थे, तो हमने घर में कुक नहीं लगाया था, तो मैं तेरी माँ को सारी सब्जियां काट कर दिया करता था, सारे बच्चों के यूनिफॉर्म और अपने कपड़े प्रेस कर लिया करता था। तुम कर सकते हो क्या? घर में कोई मेहमान आता था तो मैं अच्छे से सर्विंग कराता था। अरे भाई कुछ तो बोलो। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने रुचि को बहुत गलत बोला। अरे बेटा वो बहू है हमारे घर की, उससे रिस्पेक्ट दो, उसे प्यार दो, उसे जरूरत है तुम्हारे प्यार की। सारी बातें समझ लो इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हारे लिए वो अपना घर परिवार सब छोड़कर आई है। जब तुम ही उसे नहीं समझोगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। हम सब तो बाद में आते हैं, तुम दोनों का बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, समझे? मैं सब समझ गया मम्मी। रुचि आओ हम राशन लेकर आते हैं।